Hello dear students and learner. Today I am going to start 17th lecture of fluid mechanics और लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्लेन सरफेस, और उसके लिए हम लोगों ने देखा था, इक्वेशन देखा था कि फोर्स क्या होगा और वो फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग कहते थे सेंटर ऑफ प्रेशर, और वो सेंटर ऑफ प्रेशर प्लेन सरफेस में कहाँ पर होगा ये हमने फाइंड किया था। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में हम लोगों को पता चला था कि आपको सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ लाइज एट द सेम पॉइंट, लेकिन वर्टिकल एंड इंक्लाइन प्लेन में हम लोगों को पता चला था कि इन जनरल सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, लेकिन मैंने बताया था कि अगर आप उस प्लेट को, प्लेन सरफेस को गहराई में ले जाते जाओ, मोर डेप्थ में ले जाते जाओगे तो सेंटर ऑफ प्रेशर किसकी तरफ शिफ्ट करने लग जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। और अगर आप उसको इनफाइनाइट डेप्थ तक ले जाओगे तो सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट होगा। ठीक है, तो जनरली ये आपको इंटरव्यूज के क्वेश्चन और शायद कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। तो देखिए, लास्ट हम लोगों ने जो निकाला था वो ये निकाला था कि सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन क्या था? एससीपी का पोजीशन था एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार इंटू ए। ठीक है, और ये किसके लिए था? दिस इज फॉर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। ये किसके लिए निकाला था हमने? इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अब बात करने लग जाएं किसकी? वर्टिकल प्लेन सरफेस की। वर्टिकल प्लेन सरफेस, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल में तो सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या होगा? एक ही होगा। लेकिन वर्टिकल प्लेन सरफेस पर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं। ईएससी का पेपर अब देख लो, प्री का, एसएससी जेई का देख लो, स्टेट लेवल के पीएससीज को देख लो, एएन का पेपर देखो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपको एक वर्टिकल प्लेन सरफेस दे दिया जाता है और कहा जाता है फाइंड द सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, तो बहुत सिंपल है। तो हम लोग वर्टिकल प्लेन सरफेस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज कि वर्टिकल प्लेन सरफेस का मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब जो एच बार सीपी होगा वो हो जाएगा आपको एच बार प्लस आई सी जी अपॉन एच बार इंटू ए। ठीक है, आई सी जी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग केसेस ले लेते हैं। मान लो हम फ्यू वर्टिकल प्लेन सरफेस पर आपको निकाल के दिखाते हैं कि देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्दर आप अपने हिसाब से फिर निकालते रहिएगा। मैं 2-4 फिगर को बता दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहला ले लेते हैं, सपोज दैट मान लिया मैंने कि दिस इज द फ्री सरफेस, और इस फ्री सरफेस में मैंने क्या किया? एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस को ऐसे डिवाया है। ठीक है, जिसमें ये आपको डायमेंशन दे दिया मैंने b, ये डायमेंशन मैंने दे दिया स्मॉल d। ठीक है, तो देखिए ये रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, तो रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा एग्जैक्टली इसके सेंटर पर होगा। ठीक है, दैट इज कि ये जो होगा वो g ऑफ दी क्या होगा? इस सरफेस का होगा, और g से फ्री सरफेस तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती थी इसी को हम लोग क्या कहते थे? h बार। ठीक है, और ये h बार इस मेरे डायग्राम के हिसाब से कहाँ पर है? तो d/2 पर है। क्लियर है? क्योंकि देखो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है h बार cp, तो h बार cp तभी फाइंड आउट होगा जब h बार पता होगा, एरिया पता होगा, ICG पता होगा। इस डायग्राम को देख करके एरिया तो पता चल ही चुका है b इंटू डी, और ICG क्या होगा? रेक्टेंगल का होता है BD3/12 मेरे डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, सारे वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दो। h बार cp इज इक्वल टू, h बार का वैल्यू कितना होगा? d/2 प्लस ICG इज BD3/12। ठीक है, डिवाइडेड बाय h बार इंटू a। h बार इज d/2 और इंटू a करेंगे तो b इंटू क्या हो जाएगा? d। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपको 2/3d। ठीक है, अब मान लो उसने ये d ना h माना होगा तो वो 2/3h के बराबर होगा, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। एक तरीका मैंने बताया कि देखिए
आपको ऐसे सॉल्व करना। और सुनिए यहाँ पर 3-4 डायग्राम जो हम आपको बता रहे हैं सॉल्व करके, ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो पहला डायग्राम समझ में आया कि कभी भी आपको रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस दिया जाएगा तो ऐसे हम इस बार सीपी निकालेंगे, लेकिन ध्यान से फ्री सरफेस और उसका टॉप सरफेस दोनों एक दूसरे से टच है। अगर मान लो ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट दे देते जो टॉप सरफेस से थोड़ा नीचे है और ये डिस्टेंस मान लो हम x दे देते, तो इस बार अगर इसका ये होता, मान लो सपोज दैट ये L होता और ये B होता, तो आपको इस बार G तो होता ठीक L/2 पे, लेकिन L/2 + x हो जाता, डेट इज इस बार कितना हो जाता L/2 + x, और उसके हिसाब से चलते। ठीक है, तो आप वैसे ध्यान रखिएगा। लेकिन नॉर्मली अगर ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है तो वो प्लेन सरफेस इसी तरीके से पूछा जाता है जैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, दूसरा आपको डायग्राम मान लीजिए सपोज दैट सेकंड केस ले लेते हैं ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल भी 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक ट्रायंगल हम ऐसे बना दें कि उसका एक वर्टेक्स ऊपर से क्या है पूरा टच है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल का जी कहां पर होगा, ट्रायंगल का जी यहां कहीं होगा। और सपोज दैट मैंने ये हाइट मान लिया, इसका कितना है, दिस इज डी एंड दिस इज बी, ये मान लिया मैंने इसका डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो जी मिलेगा ट्रायंगल का, ट्रायंगुलर प्लेट का जो जी मिलेगा वो टॉप से देखेंगे तो कहां होगा, 2/3 डी पर होगा। ठीक है, और यही अगर बॉटम से देखते हैं हम लोग तो बॉटम से कहां पर होता, 1/3 डी पर। लेकिन चूंकि हम लोग हमेशा फ्री सरफेस से फाइंड आउट करते हैं इसीलिए हम लोग टॉप से देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप देखो ट्रायंगल है और आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाफ बी इंटू डी एरिया हो गया। आपको ये जो वैल्यू मिला है यही आपका क्या है, h बार है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस तक की वर्टिकल दूरी को हम लोग क्या कहते थे, h बार। आपको फाइंड आउट करना है h बार cp। h बार cp का फार्मूला क्या दिख रहा है वर्टिकल के लिए, h बार कितना है, तो 2/3d प्लस ICG, ट्रायंगल का क्या होगा, BD3/36, BD3/36 ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक है, ICG डिवाइडेड बाय h बार इंटू a, h बार इज 2/3 इंटू d एंड एरिया इज BD/2। इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम लोग, और पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3/4d अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, आ जाएगा उतना वैल्यू। लेकिन अब मान लो इसमें तीसरा केस ले लेते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि ट्रायंगल ऐसे बनाया जाए, हो सकता है आपको ट्रायंगल इस बार इस तरीके से बना के दे दिया जाए, सपोज दैट। ठीक है, दिस इज द फ्री सरफेस और ट्रायंगल ऐसा बना दिया कि उसका बेस ऊपर की तरफ है। ठीक है, और इसकी हाइट वही मान लिया मैंने d, सपोज दैट। तो इस बार जो होगा वो g यहां कहीं होगा, और ये g जो है ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो g का दूरी होगा वो h बार होगा और वो होगा d/3 के। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी, एरिया वही रहेगा, ICG वही रहेगा। सारा वैल्यू इस फार्मूले में आप क्या करोगे, पुटअप करोगे, और जब सारा वैल्यू आप इसमें पुटअप करेंगे तो आपको जो h बार cp का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा d/2। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, चलो सर्कल का केस ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट एक सर्कुलर लैमिना इसके अंदर डुबा दिया गया। ठीक है, तो आपको यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये भी r कहलाएगी, यहां से लेकर के ऊपर तक की दूरी भी कैपिटल R रेडियस होगी, और सर्कल का g तो सेंटर पर ही होगा, डेट इज ये r जो है यही h बार है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि सर h बार इज इक्वल टू r, या फिर आप d/2 भी तो लिख सकते हो, डाया/2 भी लिख सकते हो रेडियस को। ठीक है, दूसरी चीज एरिया क्या होगा, तो πr²। ऐसा करो आप π/4 d² लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक है, सिमिलरली देखो h बार मिल गया, एरिया मिल गया, क्या चाहिए, ICG, और हम लोगों को पता है कि सर्कल का ICG क्या होता है, π/64 d⁴। ठीक है, सारा वैल्यूज उठाओ, यहां पुट करो, देखो सॉल्व करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो h बार cp जो मिलेगा वो 5/8d के बराबर मिलेगा। ठीक है, और अगर रेडियस के टर्म में लिखोगे तो आप लिख दोगे 5/4।
4 इंटू आर। आपको जैसी मर्जी आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से एक दो डायग्राम और है और वो याद रखिएगा, ठीक है। वैसे आपको अभी स्क्रीन पर एक फॉर्मेट इसका दिख जाएगा कि इसका क्या होता है, कुछ और फिगर्स भी हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी वैल्यूज क्या करना है, याद रखना है। जैसे कि मान लो ये हो, ठीक है, हाफ सर्कल हो, ठीक है, और हाफ सर्कल जो है उसको इस तरीके से भी आप डिप कर सकते हो और हाफ सर्कल को आप इस तरीके से भी डिप कर सकते हो। तो अगर ऐसा केस दिया जाए, ठीक है, तो इस केस के लिए h बार CP का वैल्यू जो होता है 0.697 कैपिटल R के बराबर होता है, ठीक है। और अगर ये केस दिया जाए तो h बार CP इजिकल टू 0.589 कैपिटल R के बराबर होता है। अब लेकिन कई बार इसको बुक्स में देखोगे तो रेशियो के टर्म्स में लिखा जाता है, पाई वाई के टर्म्स में, तो ठीक है वो मैच कर लोगे, सॉल्व करोगे यही मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ वैल्यूज है ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ फिगर्स हैं जिनके वैल्यूज आपको इस बार CP के डायरेक्टली पता होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर अभी शो हो जाएगा, वो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग रब करते हैं और इसके बाद कल जो हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला, उससे हम आप लोगों को क्वेश्चन का फंडा बताते हैं कि देखिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। वो क्या है, तो देखो इसके लिए हम आपको दो क्वेश्चन बताते हैं। यही दो तरीका है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्राइटेरिया है जिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि उसके लिए हम एक डायग्राम, एक फिगर ले लेते हैं। सपोज दैट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कह दिया क्वेश्चन में कि फाइंड द फोर्स FA in order to keep the gate to be closed. मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहां लिख दिया और इस क्वेश्चन के लिए आपको एक डायग्राम दे रहे हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में एक डायग्राम बना हुआ है। दिस इज द फ्री सरफेस, ठीक है। और इस फ्री सरफेस में आपको यहां पर एक हिंज गेट है जो आपको लगा हुआ है। ये एक हिंज गेट आपको लगा हुआ है, वो हम लगा देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चन में हिंज गेट बनाया गया है, ठीक है। यहां पर 30 डिग्री का इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है आपको। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का फ्री सरफेस से वो जो दूरी दी गई है वो है आपको 2 मीटर। और यहां पर पॉइंट O है और यही आपको कौन सा पॉइंट है, हिंज पॉइंट है। दिस इज द हिंज्ड पॉइंट, ठीक है। और देखिए इसी डायग्राम में आगे इस तरीके से बढ़ाकर कैसे दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि ये देखो क्या चीज है। अगर तुम किसी प्लेट को, वर्टिकल प्लेट को ऐसे डिप करोगे, फ्लूइड इस साइड है तो वो फ्लूइड ऐसे धक्का मारेगा इसके ऊपर, आपको दिखाई केवल ये देगा ये। लेकिन फ्लूइड जिस एरिया पर पुश कर रहा है वो एरिया तो ये है ना, ठीक है। तो सिंपल ये आपको दिख रहा है कि ये गेट है और यहां से हिंज है और फ्लूइड है इसके लेफ्ट साइड। तो जब फ्लूइड फोर्स लगाएगा तो हो सकता है कि ये फोर्स ज्यादा हो तो गेट खुल जाए, ठीक है। और उधर से आप फोर्स लगा के रखोगे ताकि ये क्लोज रहे। तो आपको यही कहा जा रहा है होगा कि आपको ये गेट क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दिख ये रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो वो पूरा जब गेट ओपन किया तो ऐसा दिखा, इसीलिए वो यहाँ पर डायमेंशन के लिए आपको ये डायग्राम दे रहा है। उसने कहा कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस दिया गया है 3 मीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस दे दिया है फिगर में ही कि ये डिस्टेंस जो है वो है 5 मीटर, ठीक है। देखो यहां जो ये दिख रहा है ना, ये उस गेट की मोटाई है, थिकनेस है, ठीक है।
लेकिन लंबाई जो है 5 मीटर है और चौड़ाई जो है या गहराई जो कहो जो अंदर होगा जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा वो 3 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया कि ये गेट है लगा हुआ। ठीक है, ये गेट लगा हुआ है और इस गेट के लेफ्ट साइड क्या है, फ्लूइड है। और आपसे कहा यह जा रहा है कि इस गेट के सबसे एंड पॉइंट पर, देखिए सबसे एंड पॉइंट पर डायग्राम में उसने ऐसे करके यहां पर लिखा है ये कोई फोर्स FA है और इसी को फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि देखो इधर साइड जो भी फ्लूइड है और उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी दी गई है, ये जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है 1000 kg/m3, दैट इज वाटर लिया है। जो कि गेट जो है वो ऊपर से फ्री सरफेस से 2 मीटर की दूरी पर है। गेट की चौड़ाई 3 मीटर है, लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, और जो मोटाई है वो आपको दिख रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो जब आपको फ्लूइड इधर से पुश करेगा तो इस एरिया पर आपको एरिया मिलेगा जिस पर फ्लूइड का कांटेक्ट होगा। तो एरिया तो आपको दे ही दिया उसने 3 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, और रेक्टेंगुलर गेट है, ये फिगर में उसने दिखा दिया है। उसने कहा कि आप ये बताओ कि FA कितना हो कि कीप फाइंड द फोर्स FA इन ऑर्डर टू कीप द गेट टू बी क्लोज। FA का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, कहीं पर भी इस क्वेश्चन में उसने गेट का वजन नहीं लिया है, दैट इज कि गेट को उसके वेट को उसने नेग्लिजिबल मान के चला है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि गेट का वेट ना हो, गेट का वेट होगा, लेकिन उसने क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग निग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब सिंपल सा फंडा है, अगर ये गेट है और रेक्टेंगुलर गेट है तो रेक्टेंगुलर गेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो ठीक इसके बीच में होगा और वही चीज यहां पर आपको दिख रहा होगा, यानी यहां पर होगा। तो G यहां भी लिखेंगे और G यहां भी लिखेंगे और इस G का ऊपर से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2.5 मीटर। ये मैंने अपने डायग्राम से देख लिया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इस G से ऊपर तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, H बार, वर्टिकल डिस्टेंस कहलाती है ना। और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल प्लेन सरफेस में या इंक्लाइंड प्लेन सरफेस में सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कहाँ होता है, बेलो होता है। इसीलिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ प्रेशर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेलो दिखा रहे हैं। और इसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा और इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इसीलिए देखो एकदम परपेंडिकुलर दिखाया है मैंने। ठीक है, ये मेरा क्या है, दिस इज द FR हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इस FR का अगर हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस देखें ऊपर से तो ये कितना होता है, H बार CP। ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, H बार CP माइनस H बार। दोनों के बीच में गैप जो है यही होगा ना। ठीक है, अब देखो ये मैंने फिगर में सिर्फ उतना ही डायग्राम था, उसके बाद मैंने फिगर को देख करके इसको ऐसे ऐसे ये सारी चीजें लिख ली कि क्या कैसे अपने डायग्राम में। क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है, इस पूरे डायग्राम को देख के हमको अगर इस सारा फंडा बना ले तो एक ही लॉजिक समझ में आता है कि सर सिंपल सा फंडा है, जितना इधर से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और उधर से FA लगेगा आपस में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन कब, जब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। फोर्स तब बैलेंस करते हैं जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग है, ये यहां लग रहा है ये यहां लग रहा है, तो फोर्स थोड़ी बैलेंस होगा। तब क्या बैलेंस होगा, मोमेंट बैलेंस करेंगे। समझ में आया, फोर्स कब बैलेंस करते हैं, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, और अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो मोमेंट बैलेंस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो FA का लाइन ऑफ एक्शन इसके एज पर है, लेकिन FR जो है वो यहां लग रहा है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन देखो अलग अलग है। दैट इज आपको मोमेंट बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको यहीं से पहली चीज पता चल गई, इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ इतना होगा कि सर
अगर हम लोग एफ ए इंटू कितना मीटर कर दें, 5 मीटर कर दें, तो मोमेंट यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि मोमेंट अबाउट हिंज या ओ, या फिर आप यहां पे क्या लिख देंगे, पॉइंट ओ शुड बी बैलेंस्ड, शुड बी बैलेंस्ड। यही मेरा बस कॉन्सेप्ट है जिस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को मोमेंट बैलेंस करना है तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब एफ ए और ओ पॉइंट के अबाउट एफ ए का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, तो एफ ए इंटू 5 मीटर करेंगे, ये बराबर होना चाहिए किसके, एफ आर इंटू, अब एफ आर का यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम कुछ मान लेते हैं, सपोज दैट, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एफ आर की और यहां से हिंज पॉइंट से जो दूरी है, ये दूरी है सपोज दैट जेड, तो हम लोग लिख देंगे कि एफ आर इंटू जेड कर देंगे। दोनों का मोमेंट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अगर ये गेट टू बी क्लोज रहे, सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर गेट रहे तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए, देखो एफ ए तभी निकलेगा जब एफ आर और जेड निकालोगे, तो पहली चीज आपको क्या निकालना है, एफ आर। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो क्या होती है, रो जी एच बार इंटू ए, या फिर आप इसको ओमेगा एच बार ए लिख सकते हैं, कल ही हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, इसमें तो थीटा बीटा का कोई रूल ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको एच बार कितना है, तो ये है, एच बार आपको गिवन है नहीं है, आपको 2 मीटर दिया गया है, लेकिन आपको ये जो दूरी है, अगर इस दूरी को हम कहें ये डिस्टेंस x है, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि सर h बार जो होगा वो 2 मीटर प्लस x मीटर के बराबर होगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ये x मीटर कितना है। तो सिंपल इस डायग्राम को देखो, इसको देखो, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, इसीलिए हम दोनों तरीका बता रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वैसे ही सॉल्व करो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप देखिए, आपको जो बेहतर लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम आपको देखिए यहां पर 2 ट्रायंगल बना के दिखा रहे हैं, एक यहां पर O है और एक यहां G है, यहां भी ये O है और यहां पर ये क्या है, G है। एक बार मैंने इस साइड वाली ट्रायंगल को लिया है, इधर वाली को, और एक साइड मैंने इधर वाली को लिया है। अगर तुम इधर वाला ट्रायंगल ले रहे हो तो यहां पर एंगल 60 होगा, और ये ले रहे हो तो यहां एंगल 30 होगा। सबसे पहली चीज फर्क समझ जाओ। तो कोई भी ट्रायंगल लेके सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन एंगल सही से लेना, क्योंकि एंगल गलत करोगे सब गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस है x, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। देखिए तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर। आप यहां लिख दीजिए कि सर यही तो है 2.5 मीटर, दैट इज की 2.5 मीटर, ये तो आपको गिवन है, और यही है आपका x। तो एक्चुअल में तुमको चाहिए क्या, x। अब चाहो तो तुम इस ट्रायंगल से निकालो या तुम इस ट्रायंगल से निकालो, ये तुम्हारी मर्जी होगी। अगर तुम ये वाला ट्रायंगल लोगे तो कौन लगाओगे, साइन या कॉस, ये लोगे तो तुमको लगाना पड़ेगा cos 60, ठीक है, x बाई 2.5। और अगर तुम ये ट्रायंगल लोगे तो तुमको लगाना पड़ेगा sin 30 x बाई 2.5। और आपको पता है sin 30 का वैल्यू भी 1/2 एंड cos 60 का वैल्यू भी कितना होता है, 1/2। तो सिंपल यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.25 मीटर। आप सॉल्व करके देख लो, x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1/2, क्योंकि sin 30 है, एंड 2.5 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 1.25 मीटर। आपको x का वैल्यू मिल गया। जैसे ही x का वैल्यू मिला, h बार इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1.25, दैट इज 3.25 मीटर। तो h बार आपको मिल गया, h बार का वैल्यू यहां रख दो, रो इज 1000, g इज 9.81, h बार इज
3.25 एंड एरिया इज 5 इंटू 3। होप सो कि इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आ जाए उतना न्यूटन होगा। फोर्स है इसलिए न्यूटन होगा। क्लियर है? तो पहला चीज तो पता चल गया कि देखो ये फाइंड हो गया, ये पता है। अब एक ही अननोन है जिसको निकालना है, वो क्या है? z। अगर z निकाल लेंगे तो बन जाएगा। और याद रखो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का एक ही पैटर्न है, सिंपल फंडा। ऐसे करोगे कैसा भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। क्योंकि इसके जस्ट बाद अभी मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया है, इसी के जस्ट बाद हम एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे, वो आपको घर पे सॉल्व करना है, बट वैसे ही बनेगा। और वो क्वेश्चन गेट 2013 का है, 2 मार्क्स का। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो आपने ये निकाल लिया, अब z निकालना। समझो कि z क्या है। अगर आप देखोगे तो z है मेरा ये। ठीक है, अब ये z चाहने के लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, x पता है, ये दूरी तो पता होनी चाहिए ना, तब ना ये पूरा डिस्टेंस पता होगा। दैट इज कि अगर तुमको z निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? यहां से लेके, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको यहां से लेकर के यहां तक की पहली बात तो एक डिस्टेंस चाहिए होगी। ठीक है, और एक डिस्टेंस मिल गया, z इधर है, साइन थीटा कॉस थीटा जो लगाना चाहो उसके हिसाब से लगा के निकाल लेंगे। तो ये चाहने के लिए भी क्या है, तुमको क्या करना पड़ेगा? तो तुमको HCP में से अगर 2 मीटर घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। सपोज दैट इस दूरी का नाम हम दे देते हैं L। आपको L चाहिए। ठीक है, तो L कब मिलेगा? यहीं से देखो, अगर आपको L चाहिए तो L का मतलब होगा h बार CP माइनस 2 मीटर। देखिए अब ध्यान से डायग्राम को, पूरा है HCP और इसमें से 2 मीटर काट देंगे तो L बचेगा। क्योंकि जैसे ही L मिलेगा हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल ले लेंगे इस तरीके से। देखिए ये दूरी हो जाएगी L। ठीक है, ये दूरी हो जाएगी Z और यहां हो जाएगा 30 डिग्री। L फाइंड आउट हो जाएगा, ये है मेरे को Z। ठीक है, Z निकाल लेंगे और जैसे ही Z निकलेगा यहां थ्योरम में लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब आपको क्या चाहिए? L चाहिए, लेकिन L तब निकलेगा जब आपको क्या निकालना आता होगा? ये सेंटर ऑफ प्रेशर जो है इसकी डिस्टेंस फ्री सरफेस से निकालनी आती होगी। और वो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है। क्या है? देखो हम लोगों ने सीखा है HCP इज इक्वल टू h बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन h बार इंटू a। ये मेरा फार्मूला था। ठीक है, अब आप देखो h बार तुमने निकाल रखा है, थीटा पता है 30 डिग्री, यहां लोगे। ठीक है, दूसरा h बार पता है, एरिया 5 इंटू 3 पता है, ICG रेक्टेंगल का ICG क्या होता है? तो रेक्टेंगल के लिए ICG होता है BD क्यूब बाई 12, दैट इज बेस कितना है? 3 इंटू 5 क्यूब बाई 12। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई यहां से। अब आप देखो h बार की जगह पे रख दो 3.25। ठीक है, यहां रख दो ICG का मतलब 3 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड यानी कि मतलब हो गया साइन 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h बार एंड h बार इज 3.25 इंटू एरिया इज 5 इंटू 3। क्लियर है? इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 3.41 मीटर। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 3.41। और देखो 3.41 जो है वो 3.25 से ज्यादा है और ज्यादा आना भी चाहिए। कम आ जाए तो पहले ही समझ जाओ कि तुमने गलत बनाया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? तो आपको ये मिल गया। अब जैसे ही HCP का वैल्यू मिल चुका है, L बराबर कितना होगा? L बराबर होगा 3.41 माइनस 2 मीटर, दैट इज की L इज इक्वल टू हो गया 1.41 मीटर। अब देखो L का वैल्यू आप कितना रखोगे यहां पर? L इज इक्वल टू 1.41 मीटर हो गया। 30 है, Z चाहिए, लगाओ साइन थीटा।
साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू L बाई जेड, तो Z बराबर कितना आ गया, L बाई साइन 30 एंड L इज 1.41 डिवाइडेड बाई 1/2, डेट इज कितना हो गया 2.82 मीटर। सॉल्व करोगे तो इतना मिलेगा। अब देखो आपको Z मिल चुका है, FR मिल चुका है, ये पता है, A का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है? यहां पुट करना, सॉल्व करना और A का वैल्यू आपको समथिंग न्यूटन जो भी आता है लिख देना। लेकिन हाँ एक चीज याद रखोगे, जितना वैल्यू FR का आएगा उससे कम आएगा FA का, क्योंकि सिंपल सा फंडा है। एक गेट है, समझो, देखो ये गेट है जिसका ये हिंज पॉइंट है। गेट के करीब से गेट को खोलोगे तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा। इसीलिए FA का वैल्यू जो आना चाहिए वो हमेशा किससे कम आना चाहिए, आपको FR से कम आना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आसानी से आना चाहिए। जिस तरीके का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन करने का पैटर्न ऐसा ही है। अब देखो वो क्वेश्चन देखो बोर्ड पर जो गेट में पूछा गया था। अब देखो इसमें थोड़ा सा चीजें जो है हम क्या कर देंगे, अमेंड कर देंगे। क्या करेंगे, देखो गेट में जो क्वेश्चन पूछा, मैंने इस क्वेश्चन में देखो जो भी गेट बनाया था, हिंज गेट, इसके वजन को नहीं लिखा था। मतलब इस क्वेश्चन में इसका वेट जो था वो नेग्लेक्ट किया गया था। गेट के एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो उसने कहा कि जो भी गेट है इसका जो वजन है, यानी कि उस गेट को इतना भारी बना दो कि खुले ही ना। ये भी तो कर सकते हैं, गेट का वजन ही इतना कर दो, क्योंकि देखो यही क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही। पहले देखो इसका डायग्राम बना देते हैं आपको। जो आपको क्वेश्चन आया था गेट में, उसका हम डायग्राम आपको बना दे रहे हैं और उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, बनाने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपको बेसिक फंडा समझना है कि उस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल मैकेनिक्स लगाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो आया था आप लोगों को गेट 2013 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ था। ठीक है, एक डायग्राम बना दिया था उन्होंने गेट के एग्जाम में क्वेश्चन में। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था, ऐसे करके यहां पर एंगल 30 डिग्री दी गई थी और इस बार जो गेट था वो फ्री सरफेस से बिल्कुल कांटेक्ट में था। इधर जो फ्लूइड था वाटर ही था और इसकी डेंसिटी थी इतनी kg/m³। सारी चीज़ें थी और इस क्वेश्चन में लिखा गया था कि अ हिंज गेट ऑफ लेंथ 5 मीटर। उसने लिख दिया कि हिंज गेट है और जिसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ लिया कि लंबाई 5 मीटर है, तो आप यहां डिनोट कर देंगे कि सर ये 5 मीटर है। ठीक है, ये फिगर में नहीं बना हुआ था ये वाला, मैंने क्वेश्चन पढ़ के ड्रॉ किया। फिर कहता है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री। और सुनो ध्यान से, 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल लिखा है, मान लो लिख देता 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो 60 डिग्री विद द वर्टिकल का मतलब होता है ये एंगल। यहां पर समझ में आया, हॉरिजेंटल के साथ कहा तो आप हॉरिजेंटल के साथ देखेंगे, वर्टिकल के साथ दे देगा तो पहले हॉरिजेंटल के साथ निकालना, क्योंकि फ्री सरफेस हमेशा हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, तो उसने कहा 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल एंड विद वाटर मास ऑन इट्स लेफ्ट साइड, यानी वाटर का मास इसके बाएं तरफ है, शोन इन द फिगर, डेंसिटी वगैरह दे रहा है। और वो क्वेश्चन में अब मेन क्या कह रहा है, तो मेन ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम मास ऑफ द गेट, find the minimum mass of the gate in kg per unit width perpendicular to the plane of paper। यानी कि उसने जो उस गेट की गहराई बताई वो कितनी बताई, 1 मीटर। यूनिट विड्थ कहा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कहा। रिक्वायर्ड टू कीप इट क्लोज, मतलब इस बार क्वेश्चन में उसने कहा कोई फोर्स उस लगाने की जरूरत नहीं है। इस बार गेट का वजन है और गेट का वजन कहां एक्ट करता है,
गेट का वजन उसके CG पर एक्ट करेगा, दैट इज ये उसका G है, मान लीजिए सपोज दैट कि ये उसका G पॉइंट है और ये G कहां से कहां तक होगा, ऊपर से देखा जाए तो कितनी दूरी पर होगा, 2.5 मीटर की दूरी पर होगा G, ठीक है। और इसी G पर अब ध्यान से देखो, इसी G पर क्या एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में G पर क्या एक्ट करेगा, mg ऑफ द गेट एक्ट करेगा, यानी वेट ऑफ द गेट क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है, वेट ऑफ द गेट एक्ट करेगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर जब एंगल 30 डिग्री है, इस चीज को समझिएगा, तो यहां पर एंगल भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अब देखो इस mg का कितना कंपोनेंट टूटेगा, 2 कंपोनेंट टूटेगा। एक कंपोनेंट जो होगा इस mg का वो इस पर 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये जब 30 डिग्री है तो इधर कितना बचेगा, 60 डिग्री, तो यहां पर कितना बचेगा, 30 डिग्री, ठीक है। और एक कंपोनेंट mg का इस तरफ आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, क्या समझ में आया कि यहां 30 डिग्री है तो यहां 60 होगा और यहां पर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। दैट इज कि mg का इधर साइड जो कंपोनेंट है वो mg साइन 30 डिग्री होगा, ठीक है। और जो इधर आ रहा है वो होगा mg cos 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। तो mg का 2 कंपोनेंट हुआ, mg sin 30, mg cos 30। mg sin 30 को ये जो हिंज है ये बैलेंस कर रहा है, अदरवाइज ये टूट के इधर चल जाता। अब ये mg cos थीटा जो है, जो उसके वेट के कारण आ रहा है, वही उसको इधर की तरफ क्या कर रहा है, पुश करके रख रहा है। और देखो आपको पता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहां होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे होता है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमने दिखाया कहीं पर कि देखिए यही है आपका Cp, ठीक है। और इसी पॉइंट को आगे बढ़ा दें तो यहां कहीं आपको मिला कि सेंटर ऑफ प्रेशर है आपको Cp, ठीक है। और यही है आपका Fr, ठीक है, जो कि हमेशा सरफेस पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दैट इज सिंपल सा फंडा। इस बार क्या करना है, अगर वेट पूछता तो mg निकालते, उसने कहा है फाइंड द मिनिमम मास, तो g का वैल्यू तो पता ही है। यानी यहां से एक सिंपल सा फंडा क्या समझ में आया कि हम लोगों को mg cos 30, ठीक है, इनटू 2.5, क्योंकि मोमेंट अबाउट किसके लेंगे, मोमेंट अबाउट O शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, शुड बी बैलेंस्ड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये समझ में आया हम लोगों को कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस होना चाहिए। तो mg जो है इसकी दूरी 2.5 है, लिख दिया हमने। और फिर से ये दूरी जो है इसको आप मान लो कि ये दूरी है z और आपको यही निकालना है, ठीक है। दैट इज की Fr इंटू z के बराबर होगी। Fr कैसे निकलता है आपको पता है, z कैसे निकलेगा वो आप देख लोगे, सॉल्व करोगे, पता चल जाएगा। कैसे निकालोगे z, तो सिंपल सी चीजें हैं। z निकालने के लिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है वो h बार है, ठीक है। और अगर हम इसको आगे बढ़ा दें Cp वाले को तो ये होगा h बार Cp, ठीक है। अगर मैंने h बार Cp निकाल लिया तो sin 30 करके z नहीं निकाल लेंगे तो आपको निकल जाएगा। और यहीं से आप क्या करोगे, वैल्यूज को सॉल्व करना, मास नहीं पता है बाकी सब पता है, मास निकल जाएगा, ठीक है। तो ये गेट 2013 का क्वेश्चन है। और हाँ याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा राउंड ऑफ मत कीजिएगा, एज इट इज डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आए उसको 2 डिजिट तक लिख दीजिएगा, राउंड ऑफ नहीं कीजिएगा। राउंड ऑफ कीजिएगा बहुत ज्यादा वैल्यू वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। ये क्वेश्चन आपको कब आया था, ये क्वेश्चन आपको गेट 2013 का है, 2 मार्क्स का है। कि होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसके आगे थोड़ा चलते हैं एक स्टेप।
और आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दी कर्व्ड सरफेस पे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ये आप लोग बना लीजिएगा घर पे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दी कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब देखो, अगर आपको कर्व्ड सरफेस पर निकालना है, सपोज दैट सिंपल, मान लीजिए कि हम यहां पर आपको एक कर्व्ड सरफेस दिखा देते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमने माना कि दिस इज दी कर्व्ड सरफेस, एक कोई कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, और ये कर्व्ड सरफेस जो है ऊपर से सपोज दैट सर्टेन हाइट x डिस्टेंस पर है फ्री सरफेस से, और इसके लेफ्ट साइड फ्लूइड है, फ्लूइड डेंसिटी रो है, और इसके लेफ्ट साइड कोई फ्लूइड है। ठीक है, इसका सपोर्ट है। ठीक है, ऐसे। अब देखो, अगर इस चीज को समझोगे तो इस चीज को समझने के लिए हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। जैसे पहली चीज तो ये कि अगर इसको हम दिखाना चाहें तो ये कर्व जो है वो क्या है, एक सर्कुलर टुकड़े का फोर्थ पार्ट है, और इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपको बना के दिखाएं कि ये एक्चुअली है क्या, आपको दिख क्या रहा है और दिख क्या नहीं रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि दिख क्या नहीं रहा है। क्योंकि जब तक आप 3D में विजुअलाइज नहीं करेंगे, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी कि ये है क्या चीज। अब शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि आप सामने से देख रहे हो, एक्चुअली ये कुछ ऐसा है। देखो, तुम सामने से देखोगे, ठीक है, तुम अगर सामने से देखोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, ये एज दिखेगा ऐसे। ठीक है, तुमको ये दिख रहा है, लेकिन ये अंदर इसकी गहराई भी तो है, वो तुमको कहाँ दिख रहा है? आपको दिख क्या रहा था? आपको सिर्फ ये पोर्शन दिख रहा था जो मैंने शेडेड किया है। ठीक है, ये जो इनसाइड होगा ये आपको नहीं दिख रहा है, और वही उसकी क्या है, विड्थ है, जिसके कांटेक्ट में फ्लूइड रहेगा। W विड्थ है। ठीक है, यही वो विड्थ है जिसके कांटेक्ट में आपका फ्लूइड होगा। क्योंकि देखो, अगर तुम इसको समझना चाहो, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, आप सामने से देख रहे हो तो आपको ये दिख रहा है, जबकि फ्लूइड तो इस साइड है ना, तो वो इस सरफेस पर टच करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि देखो, आप जो देख रहे थे तो आपको केवल ये एज दिख रहा था, सामने से देख रहे थे तो आपको केवल ये एज दिख रहा था कि यही है मेरा कर्व्ड सरफेस। ठीक है, जबकि एक्चुअली में वो कर्व्ड सरफेस जो है, जिसके उसके इनसाइड जो फ्लूइड होगा वो इधर से होगा, वो पूरा का पूरा। ठीक है, और ये कर्व्ड सरफेस जो है थ्रू आउट दी होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो, सिंपल सा फंडा है, अगर ये कर्व्ड सरफेस है भी तो कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, और यहां पर सुन लो, कोई भी प्लेन सरफेस का फंडा यूज मत कर दीजिएगा। ये कर्व्ड सरफेस है, इसको अलग तरीके से डील करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस पे क्या होगा, इस कर्व सरफेस पर बिल्कुल ही क्या होगा,
परपेंडिकुलर कहो या नॉर्मल कहो, होना चाहिए दिस इज दी एफ आर। ठीक है, ठीक है। और अगर ये देखो सिंपल सा फंडा, अगर ये एफ आर लग रहा है तो ये डिस्टर्ब होना चाहिए, लेकिन ये कर्व डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। डेट इज इसको फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखोगे तो इसको कोई ना कोई रिएक्शन यानी कि एक नॉर्मल फोर्स इधर से मिल रहा है जो उसको बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस चीज को ध्यान से समझोगे तो इसको ऐसे समझो, यहां पर हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए ये है आपका कोई एफ आर है और इधर से ये जो है ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है जो उसको बैलेंस कर रहा है। एन और एफ आर आपस में बराबर होगा तभी ये डिस्टर्ब नहीं होगा कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब ये है कि एक एफ आर का एक कंपोनेंट तो ये होगा, इधर से लगेगा। ठीक है, इस चीज को समझो। और ये मैंने इंक्रीज होते हुए क्यों दिखाया है, ये वाला पॉइंट यहां से नजदीक है जबकि ये वाला पॉइंट यहां से दूर है, और यहां से यहां तक प्रेशर वेरी करेगा, और किस रेट से करेगा तो लीनियरली करेगा। इसीलिए देखिए मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि मिलाएं तो लीनियरली बन जाए। ठीक है, और इसके ऊपर से जो एक फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा होगा, और ये सबके ऊपर क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो वो फोर्स तो हम इस एज पर देख रहे हैं ना, सरफेस पे कहां देख रहे हैं, और इस ये ले रहे हैं तो डेट इज की सरफेस के ऊपर और क्या लगेगा, इसके अंदर जो वेट ऑफ द फ्लूइड भरा हुआ है वो लगेगा। तो सिंपल फंडा ये कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास दो कंपोनेंट होंगे। एक देखो ऊपर से ये वाला आएगा जिसको हम कह सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो कि उसको डाउनवर्ड में ये कर रहा होगा, और इधर से एक कंपोनेंट लगेगा और इसको क्या कहा जाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द एफ आर। तो अगर आपको एफ आर चाहिए या एन, क्योंकि देखो दोनों सेम ही होगा, बस इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो आपको इसका मतलब ये है कि एफ वी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर का रूट अंडर। जब तक आप वी एंड एच नहीं निकालोगे तब तक आपका एफ आर या एन नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर आपको tan थीटा अगर जानते हो तो आप लिखोगे कि एफ वी अपॉन एफ एच, तो यहां से चाहो तो थीटा निकाल सकते हो, और थीटा क्या होगा, यही है थीटा, फ्री सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एफ वी अपॉन एफ एच। ठीक है, अब देखिए सवाल ये उठता है कि एफ वी कैसे निकालेंगे और एफ एच कैसे निकालेंगे। तो सिंपल देखो, अगर तुमको एफ वी और एफ एच को देखना है तो देखो हम यहाँ पर पहले हॉरिजेंटल को अगर डील करें तो हॉरिजेंटल को डील करने के लिए हम आपको ये डायग्राम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है मेरा कर्व्ड सरफेस। ठीक है, और देखो अगर नॉर्मल के रिस्पेक्ट में देखें तो ये जो इधर से फोर्स लगता हुआ दिखा रहे थे हम लोग, यही फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में बैलेंस हुआ होगा तभी तो, क्योंकि अगर आप देखोगे नॉर्मल की तरफ से भी देखोगे तो एक फोर्स ये होगा और एक फोर्स ये होगा। ठीक है, तो जो फोर्स ये एफ वी होगा, ठीक है, एफ एच इधर से लग रहा होगा, यानी कि नॉर्मल की तरफ से मान लो इसको F1 कह दे, ये F1 और ये वाला दोनों आपस में बराबर होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि अगर किसी वर्टिकल सरफेस पर फोर्स हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो लगता हुआ फोर्स दिखा रहे हैं ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा इस पर लग रहा होगा। ठीक है, और सब उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये करेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल तरीका है कि हम लोग जानते हैं कि एफ हाइड्रोस्टैटिक हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक है, और हम लोगों ने वर्टिकल के लिए या प्लेन के लिए कैसे पढ़ा था, तो हम लोग जानते थे रो जी एच बार इंटू ए। ठीक है, लेकिन देखो ये फोर्स यहां तक लाओ या यहां पे लाओ, तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको इस एरिया का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। हम अगर यहां पर फोर्स दिखा रहे हैं तो ये है मेरा कर्व्ड सरफेस जो कि ऐसे चल रहा होगा। कैसे चल रहा होगा,
इस तरीके से जा रहा होगा। लेकिन हम इस पूरे का अगर प्रोजेक्शन डालेंगे तो प्रोजेक्शन कैसा दिखाई देगा? प्रोजेक्शन हम लोगों को इधर से अगर देखें तो प्रोजेक्शन ये दिखाई देगा। इसीलिए जब भी आपको हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना हो तो आप रो जी एच बार इंटू क्या किया करो? ए एच लिखा करो। अब ये ए एच क्या है? तो ए एच को आप कहोगे प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ curved surface in the horizontal direction on the vertical plane। ठीक है। और सुनिए, कुछ नहीं है, इसको जब हम लोग न्यूमेरिकली देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कैसे, वरना इसको एक और तरीके से आप देख सकते हो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कर्व्ड सरफेस ऐसे बनाओ। सपोज दैट मैंने एक कर्व्ड सरफेस ले लिया इस तरीके से, ठीक है, एक कर्व्ड सरफेस लिया, ठीक है, ऊपर से ये डिस्टेंस दिखा दिया, ये आपको कर्व्ड सरफेस है। तो इसमें भी जो आपको एफ आर लगेगा वो ऐसा कुछ होगा। इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये आएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये आएगा। तो अगर हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिप इसमें मान लें, एक छोटा सा स्ट्रिप इसमें ले लें, सपोज दैट, ठीक है, तो अगर एक छोटा सा स्ट्रिप आप ले लेते हो, मान लो यही आपने एक स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, और ये जो एफ आर है यहाँ पर एंगल मान लो थीटा, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम लोग हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं तो देखो छोटा सा स्ट्रिप जब लेंगे, कर्व में एक छोटा सा स्ट्रिप लोगे तो वो कर्व नहीं दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? इंक्लाइंड दिखाई देगा। तो यही है ना एफ एच। और इंक्लाइंड पे हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं? रो जी एच बार इंटू ए। खूब दूर से जब इसको तुम देखोगे तो ये कर्व, ये जो इंक्लाइंड है, ये इसका प्रोजेक्शन आपको ऐसा दिखाई देगा वर्टिकल के ऊपर, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन है ये, ठीक है। तो आपको एफ एच लग रहा है इस पर, लेकिन उसका प्रोजेक्शन पे आपको रिजल्ट आएगा। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगी वो, तो अब इसको आप देख सकते हो। देखो सिंपल सा फंडा है, यहीं से सीखो। यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा? यहाँ भी थीटा होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको देखें, इसको अगर ऐसे बढ़ा दें तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? थीटा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये होगा, अगर हम स्मॉल एरिया का एरिया मान ले डी ए, तो ये वाला एरिया होगा डी ए कॉस थीटा और ये वाला एरिया होगा डी ए साइन थीटा। तो ये जो डी ए कॉस थीटा आ रहा है यही है आपका प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो हम लोग जब भी आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे क्या करेंगे? सिंपल रो जी एच बार इंटू ए एच करेंगे। ए एच इसलिए करेंगे क्योंकि देखो लग रहा था इस पर, लेकिन जब आप देखोगे तो आप इस वाले सतह पर देखोगे जो यहाँ पर हमने रेड पेन से ऐसे दिखाया। देखो आप जब देखोगे तो आप इस पर कैलकुलेट करोगे, यहाँ से यहाँ पर इस पे करोगे, तो वो जो है कहीं ना कहीं इस कर्व का प्रोजेक्शन है, इस कर्व का प्रोजेक्शन है ये, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे? अब न्यूमेरिकल कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब बात रही वर्टिकल की, तो बात वर्टिकल की करने का मतलब ये बहुत सिंपल ऑब्वियस सी बात है। वर्टिकल जो है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस कर्व के ऊपर जितना भी फ्लूइड भरा है उसका वजन जो होगा वही उसके ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो आपको अगर वर्टिकल निकालना है तो देखो सिंपल, वर्टिकल में क्या है, चाहे कर्व इस तरीके का लो तो इसके ऊपर आप देखो कितना फ्लूइड भरा हुआ है, जितना फ्लूइड भरा है उन सब का mg किधर लगेगा? डाउनवर्ड, उस mg को निकाल लेंगे हो जाएगा। या फिर ऐसा कर्व हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वैसा ही कर्व हो। कर्व मान लो मैंने इस तरीके से बना दिया ऐसे, सपोज दैट, ठीक है, ये हमने दिखा दिया फ्री सरफेस है, ठीक है, ये मेरा कर्व्ड है, ठीक है, ये है मान लीजिए उस कर्व का r रेडियस है, ये भी r रेडियस है, यहाँ से डिस्टेंस मान लिया हमने कितना है x है, ठीक है, ठीक है। तो आप कहोगे ना कि सर इस कर्व के ऊपर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, उसका जो वेट होगा mg वही मेरे को क्या देगा? वर्टिकल कंपोनेंट देगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड एबव दी किसके बराबर होगा? कर्व्ड सरफेस। और यहीं से देखो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर,
कहा जाता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में या तो सीधे सीधे यही मिल जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूइड अबव द कर्व्ड सरफेस ऑप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको मिलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू फ्लूइड अबव द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो आपको ऐसे भी कहा जा सकता है। तो सिंपल हम निकालेंगे तो इसको mg लिखेंगे। अब mg क्या होता है, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, लेकिन ये जो वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एबव दी क्या होगा, कर्व्ड सरफेस होगा। अब इसको कैसे निकालना है तो उसके लिए आपको ज्योमेट्री आना चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए। देखिए यहीं से हम निकाल के दिखाते हैं। अगर यानी कि यहां पर जो ये जगह है ना, इसी का वॉल्यूम निकालना है आपको, इतना ऊपर का। तो सिंपल देखो, अगर मान लो विड्थ या गहराई जो है उसको हम मान लेते हैं W, ठीक है, यानी कि ये कर्व सरफेस अंदर कितना है, W है। तो तुम देखो ये R है, ये R है प्लस X है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि पूरे का निकाल करके, अगर हम पूरे का वॉल्यूम निकाल करके इसको काट के हटा दें, पूरे का वॉल्यूम निकालने के बाद इसको काट के हटा दें तो केवल इसका बच जाएगा वॉल्यूम, तो वही करेंगे। तो पूरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि V निकालना है मेरे को, तो हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालो। एरिया क्या होगा, R इंटू R प्लस एक्स, ठीक है, और उस एरिया में से सर्किल बाई 4 का एरिया निकाल लो, क्योंकि सर्किल का चौथा पार्ट है ये। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर बाई 4। तो ये मैंने एरिया का डिफरेंस निकाला, और गहराई कितनी है तो W। अगर हम ऐसे कर दें तो मेरे को वॉल्यूम अबव दी कर्व्ड सरफेस निकल जाएगा। तो सिंपल फंडा है, जब भी आपको कर्व्ड सरफेस का क्वेश्चन दिया जाए आपको क्या करना है, आपको सिंपली हॉरिजेंटल निकालने के लिए इस फार्मूले से सॉल्व करना है। और यहाँ पे रो जी एच बार सब कुछ वही है। एच बार क्या होगा, एच बार सिंपल, इसका जब प्रोजेक्शन लाएंगे तो प्रोजेक्शन जो भी आएगा, यानी जो भी ये आर है, ये आर है ना, इसके ठीक बीच में जी मिलेगा, डेट इज की यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी एच बार, डेट इज की r/2 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा उसमें कि प्रोजेक्शन कैसे लेना है। तो देखो, तो अगर कर्व्ड सरफेस का क्वेश्चन देता है तो वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड अबव द कर्व्ड सरफेस के, और हॉरिजॉन्टल किसके बराबर होगा, रो जी एच बार इंटू ए एच के बराबर होगा। ए एच क्या है, तो प्रोजेक्टेड एरिया है। क्लियर है, ठीक है। देखिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको हिंट दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। इस तरीके से आपको एक, सपोज दैट मैंने एक कर्व्ड सरफेस ले लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, ये डिस्टेंस सपोज दैट क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर, और जो रेडियस है वो r इज इक्वल टू दिया गया है 2 मीटर। ठीक है, r इज इक्वल टू 2 मीटर दिया गया है, और यहां पर आपको दिया गया है सिलेंड्रिकल गेट है, सिलेंड्रिकल गेट ऑफ विड्थ 10 मीटर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल गेट का मतलब ये है कि देखो, ये ऐसा गेट है, ठीक है। अब तुम सामने से देखोगे तो तुमको ये दिखेगा, और इसके 1/4 पार्ट पर क्या है, केवल फ्लूइड है। ठीक है, तो आपको पूरा पोर्शन नहीं दिखाया गया है, एक्चुअली ये पूरा ऐसा है, ये है पूरा सिलेंडर। ठीक है, अब इस सिलेंडर में फ्लूइड जो है वो कितने के कांटेक्ट में आ रहा है, सिर्फ इस पोर्शन के कांटेक्ट में फ्लूइड है, बाकी के नहीं है, तो बाकी पोर्शन आपको नहीं दिखाया गया। तो इसीलिए ये जो अंदर गहराई है यही है आपको विड्थ। ठीक है, तो ये विड्थ आपको दिया गया है 10 मीटर है, और यहां पर जो फ्लूइड है वो क्या है, वाटर है, हैविंग डेंसिटी 1000 kg/m³। ठीक है, एंड ये आपका फ्री सरफेस है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस एंड ऑल्सो फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब थीटा आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल, अगर मेरा ये गेट है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चलो दिखा देते हैं। ये मेरा गेट है, तो इसके ऊपर आपको क्या लग रहा होगा, FR, इसका एक कंपोनेंट होगा FV, एक कंपोनेंट होगा FH।
तो एफ एच क्या होगा, तो एफ एच होगा रो जी एच बार इंटू ए एच। अब देखो रो तो 1000 है, लिख दिया हमने, जी 9.8 मैंने लिख दिया, एच बार क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन लेना है। जब तुम इसका प्रोजेक्शन लोगे तो प्रोजेक्टेड एरिया किस पर आएगा, कर्व को प्रोजेक्ट करोगे तो वर्टिकल दिखेगा। ना समझ में आए क्या करो, देखो ये है सीधा है प्लेन, इसको कर्व कर दो और उधर से टॉर्च मारो, ठीक है, उसकी जो इमेज बनेगी इस बोर्ड पर वो क्या बनेगी, कर्व थोड़ी बनेगी, इमेज बनेगी रेक्टेंगल, वही चीज है, ठीक है। तो आपको ये रेक्टेंगल जैसा दिखेगा और रेक्टेंगल के सेंटर पर होता है, तो सेंटर का मतलब r/2 पर होगा। दैट इज कि h बार जो होगा वो कितना होगा, h बार जो होगा वो r/2 + 4 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब आप देख लो कितना हो गया, 4 1 5 मीटर, ठीक है। और ah क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया। तो आपको देखो ये तो आपको पता चल ही चुका है 2 मीटर है, ठीक है, और अंदर गहराई कितनी है, तो 10 मीटर, क्योंकि देखो फ्लूइड इधर साइड से होगा, इसके मोटाई से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आपको जो इसके ऊपर एरिया लेना है, एरिया के लिए एच कितना मिलेगा, 2 मीटर इंटू 10 मीटर। तो दिस इज द एफ एच, आप इसको सॉल्व करोगे आपको एफ एच मिल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ वी, ठीक है, आपको चाहिए एफ वी। एफ वी क्या है, तो हम लोगों को पता है रो जी वी, यानी या तो आप ये कह सकते हो एम जी ऑफ फ्लूइड एबव दी सरफेस लिख सकते थे, ठीक है, या वेट ऑफ फ्लूइड एबव द सरफेस, एंड वेट को क्या लिख सकते थे, मास को लिखा रो जी वी, ठीक है, लिख दिया हमने। रो मेरे को पता है, ठीक है, जी पता है, सवाल आया ये वी कैसे निकलेगा। तो अब ध्यान से देखो, वी निकालना था, मैंने क्या किया, उसी कर्व्ड को दोबारा से बना लिया, ठीक है। यहां पर आपको बना के दिखा देते हैं दोबारा से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। दिस इज द कर्व, ठीक है, ये मेरा सरफेस, इसके ऊपर जो फ्लूइड है, ठीक है, इसी का वॉल्यूम मेरे को क्या होगा, v होगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2 मीटर, ये दी गई है। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी, 2 + 4 6 मीटर, हमने लिख दिया पूरे वॉल्यूम में से। और इसके अंदर गहराई कितनी है, तो 10 मीटर, ठीक है। पूरे वॉल्यूम में से इसको काट के हटा देते हैं, ठीक है। तो पूरे वॉल्यूम में से हम लोग क्या करेंगे, ये रेड वाला पोर्शन काट के हटा देंगे तो ग्रीन वाला बचेगा, ठीक है। तो अब पूरा निकालना है तो पहले क्या करो, रेक्टेंगल का ले लो। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा 2 × 6 मीटर, ठीक है, एरिया हुआ, ठीक है। उसमें से किसका एरिया घटा दो, सर्कल का, π/r² और बाई 4 कर देंगे तो इसका पार्ट निकल गया। और दोनों की ही गहराई कितनी होगी, विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपको 12 माइनस जो भी है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपको क्या निकल जाएगा, v निकल गया। जैसे ही v निकला आप fv निकाल लेंगे, और fv निकल जाएगा तो fr = हो जाएगा fv² + fh² रूट अंडर एंड थीटा = tan इनवर्स fv/fh। आपको थीटा निकल गया तो आप बता दोगे कि फ्री सरफेस से इतने एंगल के पर अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो मेरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस निकल जाएगा। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि हम लोग कैसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस निकालेंगे। आज जो न्यूमेरिकल कराया वो भी समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, गुड बाय।